हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और वेक्टर्स में हमने स्टडी किया था। वी ऑल डिस्कस अबाउट द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड इनके रिजल्ट्स मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसका रिजल्टेंट आया था अंडरूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इंटू कोस ऑफ थीटा के बराबर आया था। और जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आई थी, जब भी डायरेक्शन आती है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट ऑफ एंगल एंड टेंजेंट ऑफ एल्फा इक्वल्स टू ए के साथ आई थी, तो ये आई थी बेटा हमारे पास बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा के बराबर आई थी। चाहे ट्राइंगल लॉ हो और चाहे हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, देन हमारे पास ये रिजल्ट आया था। उसके बाद हमने कहा था कि भाई हमारे पास सेम ऑर्डर की बात आई थी कि वेक्टर्स हैं वो हमारे पास सेम ऑर्डर में होंगे कि इफ द tail of second is put on the head of first, tail of third is put on the head of second, and so on. All these vectors are in same order, same order में थे। अब बेटा इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला न्यूमेरिकल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। ये बताया है in an open ground, a motorist follows a track that turns to his left at an angle 60 degree after traveling a distance of 200 meter. After traveling a distance of 200 meter, starting from a given turn, find the displacement and the total path length covered at the second, fourth, second, fourth and सेवंथ टर्न। यहाँ पे बताया है कि भाई हमारे पास एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो एक पाथ फॉलो करता है। वो ऐसा पाथ है कि हर एक 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है। इधर जा रहा था, लेफ्ट साइड में टर्न हुआ, इधर गया बेटा, इधर भी लेफ्ट साइड में टर्न हुआ, इधर गया, टर्न हो गया लेफ्ट साइड में, एंड सो ऑन। एवरी 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है कि भाई उसकी पोजीशन कैलकुलेट करनी है कि सेकंड टर्न पे। मैं मानता हूँ मोटरसाइकिलिस्ट ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ। बेटा यहाँ से चला, बोलो फर्स्ट टर्न बी पॉइंट पे, सेकंड टर्न सी पॉइंट पे, दैट इज मैं कहूँगा कि भाई सी पॉइंट पे टोटल पाथ लेंथ और उसकी शॉर्टेस्ट हमारे पास पाथ लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है। उसके बाद कह रहा है बेटा फोर्थ टर्न की, ये कौन सा टर्न है, सेकंड। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, दैट इज मैं कहूँगा कि भाई मोटरसाइकिलिस्ट है, इट विल बी रीचेज एट द पॉइंट ई, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये कौन सा हो गया बेटा, सेवंथ टर्न हो गया। दैट इज हम कहेंगे कि ही रीचेज एट द पॉइंट बी, ही रीचेज एट द पॉइंट बी। सबसे पहले तो ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ एंड द टोटल डिस्टेंस। बेटा यहाँ से ए से कौन से पॉइंट पे गया, सेकंड टर्न। मैं कहता हूँ कि ही टेक्स द सेकंड टर्न एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे सेकंड टर्न होगा। और जैसे ही सी पॉइंट पे सेकंड टर्न होगा तब हम कहेंगे कि जो टोटल पाथ लेंथ होगी वो हमारे पास क्या आएगी, ए बी प्लस बी सी। और बेटा ए बी की वैल्यू 200 प्लस 200, दिस इक्वल्स टू 400 मीटर। और बोलो हमारे पास जो ए से सी तक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब देखो मैं ये कह दूं कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, बेटा इनका ये वाला बोलो रिजल्टेंट वेक्टर होगा या नहीं होगा। और मैं यहाँ से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो यहाँ से कहूँगा ए सी इक्वल्स टू अंडरूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर कितना बेटा 200 प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर 200 का स्क्वायर
प्लस इन दोनों के बीच का ए और बी के बीच का एंगल है वो 60 डिग्री है। 2 इंटू 200 इंटू 200 इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री। बोलो बेटा यही आएगा या नहीं। और यहाँ से देखो ए सी इक्वल्स टू 200 का स्क्वेयर प्लस 200 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 200 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2 अंडर दी रूट 200 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर। और बोलो 200 का स्क्वायर इसमें इसको कॉमन आ गया, ये तो आया 200 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1। और बोलो बेटा जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी होगी 200√3 एंड जो टोटल पाथ लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी होगी 400 मीटर के बराबर होगी। उसके बाद कौन सी टर्न की बात कर रहे हैं बेटा, ये फोर्थ टर्न की बात करता है कि भाई जैसे ये फोर्थ टर्न पे आया तब हमारे पास क्या होगा। बेटा ये देखो ये आ गया फोर्थ टर्न पे, यही होगा। और मैं कहूँगा कि भाई फोर्थ टर्न पे आएगा तो यहाँ से मैं कहता हूँ फोर्थ टर्न पहले टोटल पाथ लेंथ निकालता हूँ। बेटा यहाँ से चला था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। बोलो फोर्थ टर्न पे ई पॉइंट पे पहुँच गया। देखो 200 200 200 200 4 इंटू 200 दिस इक्वल्स टू 800 मीटर। ये हमारे पास कितनी आ गई 800 मीटर। अब ये कहता है कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ और चाहिए। बेटा अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रा करूँ तो हम देख पा रहे हैं बी डी इक्वल्स टू ए ई। बी डी है वो हमारे पास किसके बराबर आई है बेटा ए ई के इक्वल आई है। और जैसे ये हमारे पास ए ई के इक्वल आई है देन बी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। देन दिस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस इज ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर। एंगल कितने डिग्री का है दोनों के बीच का 60 डिग्री के बराबर है। और जब हमारे पास 60 डिग्री के बराबर है देन वी कैन से दैट 200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 200 इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री। और बोलो बेटा यही वैल्यू निकाली थी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे देन इट बिकम्स इक्वल टू 200√3 मीटर। फोर्थ टर्न पे हो गया। आगे कौन सी टर्न की बात कर रहे हैं बेटा सेवंथ टर्न की बात करता है। एट द एंड ऑफ सेवंथ टर्न बोलो यहाँ आ गया या नहीं। देखो भाई यहाँ से चला था पहले ए से बी पे बी से सी पे सी से डी पे डी से ई पे ई से एफ पे और फिर एफ पॉइंट से बोलो बेटा ए पॉइंट पे आया या नहीं। और फिर सेवंथ टर्म हमारे पास आएगा ए पी 1 2 3 4 5 6 7 दैट इज 7 इंटू 200 we can say that it travels a total path length of 1400 मीटर। टोटल पाथ लेंथ 1400 मीटर आई। और शॉर्टेस्ट देखो ए से स्ट्रेट लाइन यही है देन शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ विल बी 200 मीटर। बोलो कोई डाउट है तो। यहाँ पे कोई मोटरसाइकिलिस्ट था और वो क्या कर रहा था आपके पास टर्न कर रहा था। और जैसे ही टर्न कर रहा था तब हमने बताया कि 200 मीटर के बाद 60 डिग्री पे टर्न कर रहा था। यहाँ से स्टार्ट हुआ तो पहला टर्न ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट 9 10 11 12 एंड सो ऑन। बट इसमें डिस्कस किया है सेकंड फोर्थ एंड सेवन्थ टर्न के बारे में डिस्कस किया है। अगर इसमें और डिस्कस करता कि भाई 10th 12th 15th 12th पे होता तो यहीं पे आ जाता। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी जब उसी पॉइंट पे जाएगा तो 0 हो जाएगी। बट टोटल पाथ लेंथ कहेगा तो 12 इंटू 200 के बराबर होगा। आगे देखो आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा इसने क्या बताया है, ये बताया है टू इक्वल फोर्सेज एक्ट एट ए पॉइंट। एक फोर्स ए एक फोर्स बी दोनों हमारे पास इक्वल फोर्सेज हैं और हमने मान लिया कि दीज आर इक्वल टू एक्स मैग्नीट्यूड में इक्वल बताया है। आगे देखो क्या कहा है द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स
दैट इज आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। बेटा ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें तो हमारे पास आएगा आर स्क्वेयर इक्वल्स टू, बोलो इसके बराबर है या नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ो, 3x का स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वेयर कोस ऑफ थीटा। बेटा ये 2x स्क्वेयर और ये कितना है 3x स्क्वेयर, लेफ्ट साइड में कितना बच गया एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर कोस ऑफ थीटा। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, 1 इक्वल्स टू 2 कोस ऑफ थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू आई वो हमारे पास किसके बराबर आ गई, इट बिकम्स इक्वल टू 1/2। वी कैन से दैट कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2 के बराबर होगा। और बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 60 डिग्री के बराबर होगी। द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा विल बी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स बताया हमने P प्लस क्यू एंड एक दूसरा फोर्स है वो हमने सपोज किया कि P माइनस क्यू के बराबर है, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज इज P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अंडर द रूट, देन ये कहता है कैलकुलेट द एंगल थीटा बिटवीन द फोर्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें वैल्यू ऑफ एंगल है वो हमें कैलकुलेट करनी है। बेटा यहाँ पे देखो क्या बताया है, दो फोर्स बताए हैं, रिजल्टेंट दे रखा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो सीधा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, और मैं यहाँ से कह दूँ आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, और आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अंडर द रूट, और इसका होल स्क्वेयर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वेयर प्लस पी माइनस क्यू का होल स्क्वेयर प्लस 2p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू कोस ऑफ थीटा के बराबर होगा। दिस इक्वल्स टू इसके बराबर होगा। बेटा यहाँ पे देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट साइड में आया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू कोस ऑफ थीटा, और बेटा पी स्क्वेयर से पी स्क्वेयर कैंसिल आउट और क्यू स्क्वेयर से क्यू स्क्वेयर कैंसिल आउट, और 2p क्यू से 2p क्यू कैंसिल आउट। देखो लेफ्ट साइड में तो बच गया 0 इक्वल्स टू, राइट साइड में बचा हमारे पास पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2 इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर कोस ऑफ थीटा, इसको लेफ्ट साइड में लिया हो माइनस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर कोस ऑफ थीटा, और ये हमारे पास आया कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर के बराबर आया। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ cos of theta, that is the angle between them will be equal to this, इसके बराबर हमारे पास एंगल होगा। बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो, ये तो हमने डिस्कस किया था कि ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे यहाँ पे हम करते हैं कि हमने पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में पढ़ा था। वी स्टडी अबाउट द
रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी टर्म आती है, वो आती है कि रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर? रिजल्टेंट में तो हमने बता दिया था कि कोई सिंगल वेक्टर है, कोई भी हमारे पास एक दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स थे और उनका हमने क्या किया था कि एक सिंगल वेक्टर बनाया था, और जो सिंगल वेक्टर बनाया था उसी को हमने किसका नाम दिया था कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर का नाम दिया था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है बेटा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब हो गया आपके पास रिजोल्व करना। रिजोल्यूशन का मीनिंग हमारे पास हुआ कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजोल्व करेंगे। और जैसे ही हमारे पास रिजोल्व करना आता है तो यहाँ पे ये कहता है कि हमारे पास कोई सिंगल वेक्टर है, उसको हम क्या करें कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के अंदर स्प्लिट कर लें, रिजोल्व कर लें, सो दैट दोनों हैं वो हमारे पास सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल, एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द वेक्टर। सिंगल वेक्टर जो प्रोड्यूस कर रहा था उसका हमारे पास क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास सिंगल वेक्टर था, इस सिंगल वेक्टर को हमने क्या करना है, रिजोल्व करना है कि भाई वी वांट टू रिजोल्व दिस सिंगल वेक्टर। अब मैं कहता हूँ कि इसके हमने दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट वेक्टर मैंने मान लिया इस साइड में है, एक कंपोनेंट वेक्टर हमारे पास इस साइड में है। अब ये कहता है कि इस एक्स वेक्टर को हमने दो में डिवाइड किया, एक तो ए में डिवाइड किया और दूसरा हमने किस में डिवाइड कर दिया, बी में डिवाइड किया है। और ये कहता है कि हमारे पास ए और बी हैं, दोनों हमारे पास सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल वेक्टर इटसेल्फ इज नोन एज द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। इसको तो हमने नाम दिया है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का नाम दिया है। अब बेटा हमारे पास एक आता है रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स आता है, बड़े ध्यान से देखोगे इसको, सो मेनी टाइम्स यूज करेंगे रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स। और जैसे ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये हो गया कि किसी सिंगल वेक्टर को हम स्प्लिट करेंगे और दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे जो हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, बोथ मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो इसमें यहाँ से हमने कह दिया कि जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आता है, मैंने मान लिया कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये मैंने सपोज किया कि दिस इज द वाई एक्सिस, ये मेरे पास कोई भी एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर का इफेक्ट मेरे को एक्स एक्सिस के अलोंग देखना है और इसी का इफेक्ट कौन सी एक्सिस के अलोंग देखना है, अपने को वाई एक्सिस के अलोंग देखना है। तो मैंने मान लिया कि दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ पी, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, ओ पी से रिप्रेजेंट कर लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि एक इसका इफेक्ट है वो इस साइड में है और ये मैंने मान लिया कि इस साइड में इफेक्ट ओ क्यू एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एक्स, और इस साइड में इसका इफेक्ट है वो मैंने मान लिया ए वाई एंड लेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ आर। और बेटा अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, एक ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, ये हमारे पास ए वेक्टर था इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू प्लस क्यू पी इक्वल्स टू बेटा ओ पी के बराबर होगा, ये और ये सेम ऑर्डर में है, ये डिफरेंट ऑर्डर में है, और जो डिफरेंट ऑर्डर में होगा दैट विल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, ये हमारे पास रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। देन वी कैन से दैट ओ पी इक्वल्स टू, और वी कैन से दैट ए इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई, बट हम कहेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, देन वी कैन से दैट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के बराबर होगा। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई आपके पास, ए वेक्टर की वैल्यू आ गई। मैं मान लिया कि भाई इसके साथ एंगल थीटा बनता है। नाउ इसी ट्राइंगल में आओ, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू अपॉन ओ पी इक्वल्स टू,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा। ओ क्या हो तो ए एक्स, ओ पी ए इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा एंड ए एक्स इक्वल्स टू ए कोस ऑफ थीटा। जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग आया वो कितना है आपके पास ए कोस थीटा, और पी क्या हो अपॉन ओ पी इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा एंड वी गेट पी क्या हो इक्वल्स टू ओ पी साइन ऑफ थीटा एंड ओ पी की वैल्यू बेटा ए साइन ऑफ थीटा, दैट इज ए वाई इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा। और अगर डायरेक्शन देखूं तो डायरेक्शन मैं कहूँगा कि भाई वाई अपॉन एक्स दैट इज ए वाई अपॉन ए एक्स के बराबर होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन। ये हमारे पास इसकी क्या होगी आपके पास डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जिसके साथ एंगल थीटा बनता है, कोई जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐसे हो, हमने बताया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए। ये देखियो, ये मैंने कह दिए, बोलो ये हमारे पास दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक बी वेक्टर सपोज किया है, लेट दिस इज ए वेक्टर बी, इसके साथ एंगल थीटा बनाता है, तब मैं कहूँगा कि बी का इस साइड में कंपोनेंट होगा वो कितना होगा बी कोस ऑफ थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा बेटा आपके पास बी साइन ऑफ थीटा। बट इन दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। देखो ए वाई और ए एक्स 90 डिग्री पे था, मतलब ए कोस थीटा और ए साइन थीटा, इन बीच का जो एंगल था वो 90 डिग्री था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि ये मैंने मान ली एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बोलो ये माइनस एक्स एक्सिस होगी और ये हमारे पास माइनस वाई एक्सिस। अब मैं आपको यूँ कह दूँ कि ये मेरे पास कोई भी एक ए वेक्टर दे रखा है, ये इसके साथ एंगल थीटा बनाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताओ। आप कहोगे कि इस साइड में कितना चला गया ए कोस ऑफ थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है कोस थीटा, और आप यूँ कह दोगे कि इस साइड में हमारे पास ए साइन थीटा चला गया। बोलो कह सकते हो या नहीं, अरे ए कोस थीटा ए साइन थीटा दोनों परपेंडिकुलर है, हम कह सकते हैं। बट यू बताओ क्या ये हमारे पास ए वेक्टर इन दोनों के बीच में आया? देखो भाई ए वेक्टर तो इधर रह गया, बट ए साइन थीटा और ए कोस थीटा के बीच में नहीं आया, और जब इनके बीच में नहीं आया तो इसका मतलब ये वाला इधर तो नहीं होगा। देन वी कैन से दैट इन दिस डायरेक्शन द कंपोनेंट विल बी ए साइन ऑफ थीटा। ए साइन थीटा हमारे पास इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे आप ये भी कह सकते हो, मैं ये प्लेन बनाया, एक हमारे पास इस साइड में है, ये देखो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, और मैं मान ले कि ये मेरे पास कोई भी एक बी वेक्टर है जो इसके साथ एंगल थीटा बनाता है, तो बी का इस साइड में कंपोनेंट कितना चला गया आपके पास बी कोस ऑफ थीटा, और इस साइड में कितना चला गया आपके पास बी साइन ऑफ थीटा। और बोलो बेटा बी कोस थीटा एंड बी साइन थीटा बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के दोनों हैं वो हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। देखियो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये मैंने कह दिया कि ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग, a force of 4 Newton represents its horizontal component. 4 Newton represents its horizontal component. If the resultant makes an angle of 60 degree with the horizontal, then find the resultant force and the vertical component. देखो ये horizontal component मैं एक a force मान लूँ, ए फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री का, मेरे को वैल्यू ए वाई की कैलकुलेट करनी है और ए की कैलकुलेट करनी है। बोलो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या बताया था ए कोस ऑफ थीटा, ए एक्स इक्वल्स टू ए कोस ऑफ थीटा के बराबर बताया था। ए एक्स की वैल्यू कितनी बताई है 4 इक्वल्स टू ए कोस ऑफ 60 डिग्री, और कोस 60 1/2
4 इन इक्वल्स टू ए इंटू 1/2। और बेटा ए इक्वल्स टू बोलो हमारे पास 8 न्यूटन आया या नहीं आया। वैल्यू ऑफ ए विल बी 8 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट सी यहाँ से कैलकुलेट कर दो। ए वाई इक्वल्स टू बोलो क्या आया था, ए साइन ऑफ थीटा। और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 न्यूटन। साइन 60 इंटू साइन 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू कितनी कह सकते हो, √3/2। 2 4 जा 4 √3 न्यूटन के बराबर आ गया। ए वाई की वैल्यू जो हमारे पास आई वो किसके बराबर आई, 4 √3 न्यूटन के बराबर आई। और जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो कितना आया, 8 न्यूटन के बराबर आया। कल और न्यूमेरिकल्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे।